तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स विद सावन। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइपोल इन एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने उस पर देखा था कि टॉर्क कैसे वर्क करता है, एफ नेट क्या था, फिर कुछ कंडीशंस हमने स्पेशल वाले वहाँ पे देख लिए, ठीक है ना। वैसे स्पेशल क्लास आज भी है। तो आज का टॉपिक है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं सब चैप्टर ये हमारा। तो ये तो चलता रहेगा। चार्ज इस क्लास 12 पूरा हमको चार्ज ही देखना। अभी तो स्टैटिक चार्ज पढ़ रहे हैं, इसके बाद मूविंग चार्जेज आएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे थोड़ी सी और कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट होंगी, लेकिन हम हैं उसके लिए, तो कॉम्प्लिकेट तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी तक तो हमने पॉइंट पॉइंट खेलते आए हैं, पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज। आज थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करते हैं, पॉइंट चार्ज से हम कहीं और चलते हैं। तो बेसिकली हमको तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। एक तो क्या हो सकता है, हमारे पास तीन ही तो है वेपन्स। एक तो लाइन है, एक सरफेस होगा, और थर्ड क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तीन ही चीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ना, एक लाइन है, फिर एक सरफेस है, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम है। तो तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को हमको मिलेंगे। तो पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वाला होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड वाला क्या होने वाला है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे करना है, तो ठीक वैसे ही करना है जैसे बचपन में हम जैसे बचपन में क्या, फिर हम बड़े हो गए फिर भी बर्थडे में जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, चॉकलेट्स को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना बच्चों में, ठीक वैसे यहाँ पे चार्जेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए पहला ही डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। The very first one is लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है, तीनों हम इस पे देख लेते हैं सिंपल वे में, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो फर्स्ट वाला हो गया मेरा। अच्छा, अभी एक और है क्या, अभी दो और हैं। दूसरा है सरफेस। थोड़ा हमने जगह ज्यादा ले लिया ना, जगह की ही तो कमी है, तभी तो हम चांद पे जाना चाहते हैं। लाइन चार्ज यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा जगह हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए सेकंड वाला हमारे पास आ जाएगा सरफेस, सरफेस चार्ज। उसके साथ में क्या आएगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहला हो गया लाइन चार्ज एंड द सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड जो हमारा है, थर्ड वाला जो है सर, थर्ड वाला भी है क्या, वॉल्यूम का चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जगह ही तो नहीं है सर, नीचे ही लिख लेते हैं फिर तो। क्लियर है, चलिए। तो थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लाइन चार्ज को कैसे दिखाते हैं सर, थोड़ा इसका नोटेशंस वगैरह हो जाए ना कि किससे डिनोट किया जाए। जैसे नेम होता है ना हम लोगों का कि पर्टिकुलर, तो जैसे यहाँ पे इनके सिंबल्स, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज के लिए, एंड रो वॉल्यूम चार्ज के लिए। तीन तरह के हमारे पास सिंबल्स हैं, लैम्डा सिग्मा रो। लैम्डा यहाँ वेवलेंथ नहीं है, सिग्मा है, रो है, ठीक है ना। सिग्मा यहाँ ये वाला मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब तो प्लस होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो लैम्डा, चलिए इसको हम समझते हैं कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्डा क्या होता है। लैम्डा का एक और नाम देते हैं, अभी नीचे लिखवा देंगे उसको हम। तो एक हम लाइन एलिमेंट, सॉरी लाइन लीनियर वायर ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ वायर, ये हमारे पास वायर है, इसका लेंथ कुछ होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। अभी बताते हैं कैसे मतलब नहीं है।
ड्राइंग ही बड़ा कमजोर हो गया। ड्राइंग 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 देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा इस पे मान लेते हैं प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस चार्ज जो है ना यूनिफॉर्मली कैसा है, इस वाले लाइन पे प्लस चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा तो सर लेमडा कैसे यहाँ से पता होगा, कुछ नहीं करना, इससे छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट निकालते हैं यहाँ से, डीएल मान लेते हैं, डीएल नहीं अभी डेल्टा एल बोल देते हैं। छोटा सा एक हमने उस जगह ले लिया, टुकड़ा लिया, डेल्टा एल, ठीक है। अच्छा मान लीजिए हमारे पास इस पूरे पे चार्ज जो है प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो छोटे वाले एलिमेंट में कितना चार्ज आने वाला है मेरा, सपोज वो चार्ज डेल्टा क्यू आने वाला है, छोटे वाले एलिमेंट में चार्ज कितना आने वाला है, डेल्टा क्यू आने वाला है। तो लेमडा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लेमडा को कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमारा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। लेमडा को यहाँ पे एक और नाम दे सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये वाला ना लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा ना इस पूरे वायर में यूनिफॉर्म होता है, कहीं से भी आप लेंथ एलिमेंट को लीजिए, यूनिट लेंथ एलिमेंट को लीजिए और उसमें चार्ज डेंसिटी में से क्या आएगी, इक्वल आएगी। अच्छा अब सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस पे वही हमारे पास एक सरफेस होगा, कोई नई चीज है क्या यहाँ पे, यहाँ पे हम सरफेस, कोई भी सरफेस आप ले सकते हैं, हम थोड़ा सा इस तरह का सरफेस बना लेते हैं। चलिए ऐसे हम सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। सपोज हमने ये वाला सरफेस लिया है, सपोज हमने ये वाला सरफेस लेके चला है, ये वाला सरफेस हमने ले रखा है। अच्छा सर ऐसा भी होता है क्या, आप कुछ भी चूज कर लीजिए, हमने छोटे वाले सरफेस को ही चूज किया है, ठीक है। सपोज हमने इस वाले सरफेस को थोड़ा रंग दें, अच्छा लगेगा देखने में ना, चलिए दिख रहा है ना ये कलर्ड सरफेस। चलिए इसको हम मान लेते हैं, जो सरफेस है मेरा ये डेल्टा एस है। यहाँ भी हम ले लेते हैं कि प्लस क्यू वाला चार्ज जो है ना इस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या है, ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है। थोड़ा सा और भर दे अच्छा लगेगा। चलिए तो ये हमारा रंगोली तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आइए सपोज इस वाले छोटे से पार्ट में जो मेरा चार्ज है ना, ये चार्ज डेल्टा क्यू के आसपास है कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो सिग्मा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा सर ऐसे डिफाइन होगा, सिग्मा जो होगा ना वो चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब उस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज है और उस छोटे से एलिमेंट के एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो हमको सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के लिए हम तो फेमस हैं क्यूब बनाने के लिए, क्यूब को ही ले लेते हैं। चलिए एक हमने बड़ा सा क्यूब ले लिया, ठीक है, ये हमने क्यूब ले लिया, ये हमने क्यूब ले लिया, ठीक है ना, ये हमने कैसा ले लिया, क्यूब ले लिया। चलिए और मान लेते हैं इस पर भी कैसा चार्ज है हमारा, प्लस क्यू चार्ज जो है ना ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। चलिए हम एक काम करते हैं, अंदर यहाँ पे देख लेते हैं।
और थोड़ा सा जाते जाते इसमें, ये तो सर वो हो गया ना ट्रेन का जनरल वाला डिब्बा, जहाँ पे यात्रीगण काफ़ी अधिक संख्या में बिना टिकट के चढ़ जाते हैं। अच्छा आइए, ठीक है, हमारे पास ये रहा वॉल्यूम पूरा, इस पे प्लस क्यू चार्ज कैसे है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट अंदर छोटू सा एक एलिमेंट लेते हैं, अंदर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। चलिए ठीक है ना, इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम मान लेते हैं हम डेल्टा वी है, दिख रहा है ना क्लियर, और इस छोटे से वॉल्यूम में सोच लेते हैं चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू है। ठीक है, तो रो कैसे डिफाइन होगा, तो रो तो मजाक की बात हुई ना, फिर रो कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज स्टोर है, तो डेल्टा वी सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी, डेल्टा वी, डेल्टा वी, ठीक है, ये रहा। तो इसको यहां से थोड़ा सा इरेज करके ये डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी, तो हमारे पास ये तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन हम बताएंगे किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम देखने वाले हैं बहुत ही, जिसका आप वेट कर रहे होंगे, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा वो जान रहे होंगे, गॉस लॉ। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं गाउस लॉ। देखिए तो ये क्लियर है ना सारी बातें, इतना चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज इरेज इरेज, मेमोरी से इरेज नहीं करना है, ब्लैक बोर्ड से इरेज करना है। ठीक है ना, मेमोरी में बैठा कर रखना इन बातों को, आगे ये काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो रहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह से, तो सर तीन ही तरह तुमको पता है, बचपन से पढ़ते आए ना, एरिया, वॉल्यूम, लाइन, खत्म खत्म खत्म। चलिए ओके, हो आते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ नाम बहुत ही नया है, गॉस लॉ, गॉस लॉ। ठीक है, चलिए गॉस लॉ क्या है भाई, तो सीधे बताते हैं गॉस लॉ क्या है, सीधे जानते हैं। अच्छा फ्लक्स हमने पढ़ चुका है ना, फ्लक्स हमने पढ़ चुका है ना, तो फ्लक्स से रिलेटेड ही है, फ्लक्स से रिलेटेड ही है गॉस लॉ, तो ज़्यादा टेंशन में नहीं आ जाना है। ये कौन सा लॉ है, गॉस लॉ। ठीक है ना, गॉस बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है, तो उन्होंने फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक बड़ा ही इजी तरीका बताया था। ठीक है ना, उस तरीके से हम करते हैं इसको। तो गॉस लॉ क्या बताता है, तो देखिए सपोज करिए कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, अभी धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। सपोज कि हमारे पास एक स्फेरिकल कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है। अच्छा, इस सरफेस में हम सपोज करते हैं पॉजिटिव, मतलब क्यू चार्ज है, वर्टिकल साइन पे भी हम नहीं जाते हैं, बस इतना जानते हैं कि इस सरफेस के अंदर चार्ज है, वो क्यू इनक्लोज्ड है। इस स्फेरिकल स्फीयर के अंदर, या फिर कह सकते हैं स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना, वो क्यू स्टोर है। अच्छा चलिए एक बार हम पिछले वाले तरीके में देखते हैं कि क्या वहां से फ्लक्स आ सकता है क्या, एक बार हम पिछले तरीके देख लेते हैं। चलिए, तो अगर क्यू से हम देखें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड, इस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है सर ये क्या हो रहा है, तो साइकिल के पहिए वाले ये जो स्पाइक्स होते हैं वो तीली, वो ऐसा नहीं है। तो क्यू चार्ज से यहाँ पे 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 चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। क्यों, हर जगह डिफरेंट क्यों होगा, केवल एक ही जगह फिक्स होगा, वो होगा सरफेस। सरफेस पे फील्ड फिक्स होगा, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे आर चेंज हो रहा है ना, ई प्रोपोर्शनल तो हमने पढ़ा है कि 1/r का। अब आर इज चेंजिंग, आर क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है, तो आर चेंज हो रहा है तो ई भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। वो हमने किस लिए पढ़ा था, जब ई कैसा हो, ई हो यूनिफॉर्म, ई कैसा हो यूनिफॉर्म। यहाँ तो सर दिक्कत आ गया, फिर यहाँ तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, वहाँ फील्ड दे रखा था ना, यूनिफॉर्म है, फील्ड पहले से दे रखा था, यहाँ फील्ड नहीं दिया है, यहाँ पे चार्ज दिया गया है। चार्ज कहाँ इंक्लोज है, स्फेरिकल सरफेस के अंदर इंक्लोज है। तो इसको देखते हैं, जरा समझते हैं कि क्या कहानी है, क्या कहानी बनने वाला। ठीक है, तो जरा हम ये सब साइकिल वाली बात को यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, सभी लोग ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ठीक है, सपोज हमारे पास एक चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है, तो गॉस लॉ क्या है पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चल जा भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये अकॉर्डिंग लिखा है, समझ जाइएगा आप लोग ना, शॉर्ट फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ ने ये बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पास होता है ना, तो टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो इक्वल होता है ना, फाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये चीज उन्होंने बोला था, उसी चीज को मैं लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स थ्रू, घबराना नहीं है, एनी क्लोज्ड सरफेस, any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times, epsilon naught is permittivity of free space, ये तो हमने पढ़ रखा है, 1 by epsilon naught times charge, charge enclosed by that surface। सिंपल सी बात, कुछ नहीं सोचना है, सीधे लिखना है, फाई टोटल इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड क्यू ई एन सी, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, सिंपल स्टेटमेंट है गॉस लॉ का, ये देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस पे, वो डिपेंड कर रहा है कि वो सरफेस कितना चार्ज इंक्लोज किए हुए अपने अंदर, या फिर कोई बाइक कितनी, कोई भी इंजन कितनी दूर जाने वाली है, बात डिपेंड करेगा उसमें कितना फ्यूल है, कितना चार्ज इंक्लोज है। यहाँ पे क्यू चार्ज इंक्लोज है, तो क्यू इंक्लोज के जगह क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, क्या हम क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो खैर ये तो बात रहा गॉस लॉ का। गॉस लॉ सिंपल है ना, किसी भी क्लोज सरफेस क्लोज होना चाहिए, टोटल फ्लक्स जो पास होता है ना वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अच्छा सर, तो स्फेरिकल सरफेस ही क्यों लिए हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए अभी हम बता दे रहे हैं कि किस किस कैसे कैसे मैक्सिमम टाइम्स हम जो सरफेस लेने वाले हैं यहाँ पे ना, दो ही सरफेस लेंगे, एक स्फेरिकल एक सिलेंड्रिकल, बस इतने से हमारा काम। अगर ज्यादा कहीं पे आ जाता है तो कुछ नहीं, यही ठीक है। तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दो ही तरह का सरफेस, तो अगर लाइन चार्ज है, ऐसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे, वो लेने वाले हैं, अभी आएगा एप्लीकेशन बताएंगे इसको, कि अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए सरफेस होगा सिलेंड्रिकल, और इस सरफेस को ही नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अभी इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ दिमाग नहीं बढ़ाना। तो ये कैसा सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये रहा गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं
हाँ, इसका थोड़ा सा प्रूफ करा देते हैं। तो कैसे, एक काम करते, चलिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, एरिया एलिमेंट, ऐसे होगा ना एरिया यहाँ पे कुछ इस तरह का, ठीक है ना। इसका हम प्रूफ कराते हैं कैसे आया होगा, ठीक है। चलिए इस वाले डिस्टेंस को आर, ये तो डिस्टेंस आर है, पता है ना स्फीयर का रेडियस है, ये भी डिस्टेंस हमको पता है आर ही होने वाला है, ठीक है ना। ये पॉइंट है ना, इसी पे है, 3D थोड़ा सा ऐसे फिगर है ना, सरफेस पे है पॉइंट, तो ये भी डिस्टेंस आर हो जाएगा। अच्छा, तो सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म होने वाला है? बिल्कुल, इस पूरे सरफेस पे ना, इस पूरे सरफेस पे जो होगा, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पूरे सरफेस पे चार्ज से डिस्टेंस है ना, आर आर, ये देखिए सब सेम होगा, कितने भी डिस्टेंस आप ले लीजिए सरफेस पे सेम होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखिए तो हमने ले लिया। अच्छा, तो यहाँ पे ये मान लीजिएगा प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कहाँ जाएगी, सीधे बता चुका है ना, आउटवर्ड, ई वेक्टर जो होगा ना आउटवर्ड। और अगर इस छोटे वाले एलिमेंट का एरिया का डेल्टा एस, वो भी बाहर की तरफ निकलेगा, डेल्टा एस वेक्टर, डेल्टा एस वेक्टर। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, इज इट क्लियर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है तो रिपेल बाहर की तरफ होगा, प्लस से आउटवर्ड होता है, इतना हमको पता है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज टू द सरफेस, जो हमने लिया है ना छोटा सा, ठीक है। चलिए अब हमको पता है कि अगर ई यूनिफॉर्म है, हमको डेल्टा एस वेक्टर पता है, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे देखिए फ्लक्स का फार्मूला होता था हमारे पास ई डेल्टा एस, या इसको लिखते थे फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा, तो क्या इस वाले चार्ज से, क्या यहाँ पे इस सरफेस पे क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। ई इक्वल टू क्या बनने वाला है, चार्ज क्या है हमारा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? क्या बिल्कुल होता है। और डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड, अरे भाई रेडियली आउटवर्ड। चलिए ये सब हम लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, हम घबरा सकते हैं, हो सकता है रेडियली आउटवर्ड क्या नया चीज आ गया क्या, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होने वाला है कि इस रेडियस के अलॉन्ग ही ना है, देखिए भाई रेडियस है ना, इसके अलॉन्ग ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, तो रेडियली आउटवर्ड आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस, तो रेडियस के अलॉन्ग में क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए तो आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। अच्छा, और डेल्टा, अच्छा थीटा कितना होने वाला है यहाँ पे, थीटा होने वाला कितना है, जिधर ई उधर एस, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में। मैं बार बार पिछले लेक्चर में बोला हूँ, उसके पहले बोला हूँ, उसके पहले बोला हूँ कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इन सभी बातों का हम यूज यहाँ पे कर लें क्या, आई फाई इक्वल टू जो होगा ई की वैल्यू वहां से Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा, आर कैप इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है। या फिर इसका यूज नहीं करते हैं, सिंपली यूज कर लेते हैं इसका आर कैप, और वहां समझिए आर कैप है, यहाँ पे बिना आर कैप के भी काम चलने वाला। क्यों, देखिए तो ई का वैल्यू ये हो गया, मैग्नीट्यूड केवल बात करें तो मैग्नीट्यूड सर इसका नहीं लेंगे क्या, इसका लेंगे तो कितना, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे यूनिट वेक्टर का तो बनाता है, ठीक है ना। तो हमने मैग्नीट्यूड लिया, ds को लिख देते हैं ds, ठीक है ना। अच्छा, हमने छोटे से एलिमेंट की बात की तो समेशन लगा दें यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि हमको चाहिए फ्लक्स पूरे सरफेस से, और हमने एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया है, इसके वजह से हमने समेशन लगा दिया, समेशन ds, ठीक है। अच्छा, कॉस कितना, 0, कॉस 0 होता है। अगले स्टेप में आते हैं, फाई आने वाला है हमारा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हमको बताना है समेशन ds कितना होने वाला है,
तो डीएस का मतलब तो ये डीएस न लिखे, डीएस लिखें गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे डीएस न लिखें गड़बड़ हो जाएगा। इंटीग्रेशन पे हमको आना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ अभी आए। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे इसका, अभी तो डिस्क्रीट खेल ले हम। तो डेल्टा एस लिखना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है ना, यहाँ वेक्टर हट जाएगा डेल्टा एस। अब देखिए, तो डेल्टा एस क्या है, छोटे से एलिमेंट का एरिया। अच्छा, एक किस चीज़ का एलिमेंट है, स्फीयर का सरफेस एलिमेंट लिया है ना, तो सिग्मा डेल्टा एस का मतलब क्या हुआ, इस सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सारे छोटे 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 जितने एरिया इस पे हैं सबका सम। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सर ये तुमको पता है, ये तो पता है 4 पाई। तो सिग्मा डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 हो गया 1। क्लियर बात है क्या यहाँ से, बिल्कुल ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल देखिए वही रिजल्ट आया क्या मेरे पास, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू क्या था, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। बिल्कुल ही सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है ना, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, देखिए हमने गॉस लॉ क्या कर दिया, प्रूफ कर, सिंपल था। अच्छा सर क्या ये प्रूफ बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ने सीधे नहीं पूछ के एरिया एलिमेंट पे बात कर दिया, समेशन वगैरह का बात आ गया, तो ऐसे हम कैलकुलेट, ये सिग्मा डेल्टा ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, भूले ना 4 पाई आर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या देखा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, गॉस लॉ देख लिया। अच्छा, अब इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो कैसे डिफरेंट बॉडीज से हम निकाल सकते हैं, गॉस लॉ का हेल्प से फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक हम गॉस लॉ को देख लिए। अगले लेक्चर में हम क्या कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करवाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। इस चैप्टर में डाउट है तो पर्टिकुलरली चैप्टर हम पढ़ा देंगे। अगर आपने कमेंट सेक्शन में डाल दिया सर इस चैप्टर में डाउट है, तो उस चैप्टर का भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।